हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज जी के 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। और एक बार फिर हम आपके लिए बहुत कुछ नया और बहुत कुछ खास सुबह सवेरे लेके आए हैं और बात करेंगे चीन की, बात करेंगे राफेल की, बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले की, बात कंगना की भी की जाएगी, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से हम आपको सुबह सवेरे अपडेट करेंगे। ममता, बिल्कुल, चलिए इस बीच सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा लेते हैं। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में आज राफेल विमान शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगी। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। अगले 5 विमान अक्टूबर में भारत पहुंच जाएंगे। तो सुबह सवेरे बड़ी जानकारी, भारतीय वायुसेना में आज शामिल होंगे राफेल विमान, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया है और अगले 5 विमान अक्टूबर में भारत पहुंच जाएंगे। क्योंकि राफेल की अगर बात करें तो राफेल की ताकत इतनी, क्योंकि पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया राफेल की ताकत को देख चुकी है और अब राफेल भारत के अंदर है। यानी भारत ने जिस तरीके से फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था और अगले 5 विमान पहुंचेंगे जल्द अक्टूबर में भारत में और अंबाला एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम होगा। जिस तरीके से पहले भी राफेल पहुंचे थे और भव्य स्वागत राफेल का किया गया था, क्योंकि राजनाथ सिंह और बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी रहेंगी। तो आज भारतीय वायुसेना को एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। फ्रांस से आई 5 लड़ाकू विमान राफेल आज एयरफोर्स को औपचारिक रूप से सौंप दिए जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये भी बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी समारोह में शिरकत करने पहुंच रही हैं। और आपको ये बता दें कि आज सुबह ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। यहां पर बड़े सैन्य अधिकारी भी पहुंचेंगे। ये भी जानकारी दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत और भारतीय वायुसेना के चीफ आरकेएस भदौरिया भी यहां पर पहुंचेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें, पूरी तरीके से सर्वधर्म पूजा से लेकर फ्लाइंग पोस्ट तक पूरी तरीके से तैयारी और आज ये बड़ा कार्यक्रम। तो नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता, हमारे सीनियर साथी तमाम जानकारी वो हम तक उपलब्ध करवाएंगे। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि राफेल की ताकत से हर कोई परिचित है और वही राफेल की ताकत आज एक बार फिर भारत में राफेल होगा और जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बात करें अगर रक्षा मंत्री की तो रक्षा मंत्री के साथ विपिन रावत मौजूद होंगे, फ्रांस की रक्षा मंत्री भी होंगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास भी है? देखिए हर्ष, बिल्कुल आज विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना के अंदर राफेल को है वो शामिल कर लिया जाएगा और अंबाला एयरफोर्स के अंदर बिल्कुल तैयारियां जो है को लगभग जो है कि राफेल का वेलकम वायुसेना के अंदर किस तरीके से किया जाएगा। जो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले है वो भी इस समारोह का हिस्सा होंगी। रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा सीडीएस विपिन रावत और वायुसेना के जो प्रमुख है आरकेएस भदौरिया, इसके अलावा तमाम जितने भी रक्षा से जुड़े अधिकारी हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े अधिकारी हैं जी, वो भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। दूसरी बात यह है कि राफेल को वायुसेना में शामिल करने से पहले हर्ष यहाँ पर तेजस जो है वो भी उड़ान भरेगा और भारतीय जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो भी सलामी देंगे कहीं ना कहीं राफेल को। तो कुल मिला के जो दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे तेज तरह लड़ाकू विमान है, सबसे अत्याधुनिक भारत को जो लड़ाकू विमान मिला है और एशिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान हम इसे कह सकते हैं, उसके वेलकम के लिए आज पूरा वायुसेना, पूरा भारत का जो रक्षा मंत्रालय है और तमाम वो चीजें, सेरेमनी आज अंबाला एयरबेस पर करीब 10:30 बजे शुरू कर दी जाएंगी। और उसके बाद जो 5 लड़ाकू विमानों की पहली खेप हमें मिली थी उसको वायुसेना के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे थे जिस तरीके से सीमा पर लगातार चीन की चुनौती बनी हुई थी, उससे बीच हमें बहुत जल्दी में फ्रांस की तरफ से पहले 5 विमानों की आपूर्ति जो है 29 जुलाई को जो कर दी गई थी। लेकिन आज जब ये 17वें स्क्वाड्रन में शामिल कर लिए जाएंगे वायुसेना के ये तमाम 5 लड़ाकू विमान, तो कहीं ना कहीं वायुसेना की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा और मजबूत हो जाएगी और ये पूरी तरीके से ऑपरेशन करने में पूरी तरीके से जो कह सकते हैं फंक्शनल होंगे। किसी भी अब ऑपरेशन में इनको जो है लगाया जा सकेगा। इससे पहले ये था कि जब इनको लाया गया था तो किसी ऑपरेशन में इनको शामिल नहीं किया जा सकता था हर्ष, लेकिन जब वायुसेना के अंदर अब इनको शामिल कर लिया जाएगा तो किसी भी ऑपरेशन के अंदर अब इनको शामिल करने के लिए कोई भी हिचक जो है वो वायुसेना को नहीं होगी हर्ष।
बिल्कुल नवदीप, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो काफी भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि एक बड़ी ताकत आज भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही है राफेल विमान के जरिए। और अगर बात करें तो जो सारंग एयरबोटिक टीम है उसकी तरफ से एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका कार्यक्रम होता है वो अलग तरीके का होता है और वो सलामी देते नजर आएंगे आज राफेल को। किस तरीके की तैयारी है, एक तो कोरोना काल के बीच ये चल रहा है? देखिए, ये पहले ही तय हो चुका है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को वहां पर शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के, वही जहां तक आपने बात की सारंग एयरबोटिक टीम की, तो वो भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि एक तिरंगा की तरह जो है राफेल को पूरी तरीके से तिरंगे की शेप में ओढ़कर उन्हें सलामी दी जाएगी और एक तरीके का आकाश के अंदर भी तिरंगा बनाकर पूरी तरीके से राफेल को जो है उसका वायुसेना के अंदर वेलकम किया जाएगा। लेकिन मीडिया की जहां बात करें, आम लोगों की बात करें, तो अंबाला एयर बेस के आसपास किसी को भी इजाजत नहीं है आने जाने की, क्योंकि चाहे दसाल्ट कंपनी है जिसकी तरफ से लड़ाकू विमान दिया गया है, उसके तमाम अधिकारी प्रतिनिधिमंडल वो भी यहाँ पर शामिल होगा, विदेशी प्रतिनिधिमंडल जो है वो भी एयरबेस पर शामिल होगा। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है एयरबेस के आसपास बहुत ज्यादा पुख्ता और कड़ी कर दी गई है और किसी भी आम व्यक्ति को वहां पर आने जाने की या किसी आम दूसरे भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं है। कुल मिला के 10:30 बजे के आसपास जो है सेरेमनी पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी और रक्षा मंत्री के साथ, और जब वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल को शामिल किया जाएगा तो उसके बाद ममता आज फ्रांस के जो अधिकारी है, फ्रांस के जो रक्षा मंत्री है, उसके साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी होगी। और सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें यह भी हो सकता है कि शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से और राफेल विमान खरीदने को लेकर आज फ्रांस की जो कंपनी है, फ्रांस के जो रक्षा मंत्री है, उनके साथ भी जो है शुरुआती दौर की जो है बातचीत की जाए, क्योंकि 17 स्क्वाड्रन जो हम गोल्डन एयर जिसको कहते हैं उसमें जब इनको शामिल किया जाएगा तो अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्क्वाड्रन है जहां पर ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है। तो जरूरी है कि इसके बाद भारत और भी जो है राफेल खरीदना चाहेगा, क्योंकि 36 राफेल का सौदा कहीं ना कहीं भारत ने किया हुआ है और अक्टूबर के अंदर ममता अभी 5 और विमानों की आपूर्ति जो है फ्रांस से हो जाएगी। लेकिन भारत अभी जो बाकी स्क्वाड्रन है खाली जहां पर आपूर्ति चाहिए विमानों की, उसके लिए भी और लड़ाकू विमान चाहिए, जिसके लिए आज जो फ्रांस की आधिकारिक टीम है उससे खास तौर पर बातचीत होगी और लगता है कि शायद खरीद सौदों को लेकर आज शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं जो है फ्रांस और जो राफेल लड़ाकू विमान है उसे लेने के लिए शुरुआती तौर पर आज रक्षा मंत्री जो है वो बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल नवदीप, लेकिन अगर भारत की वायुसेना की बात करें, क्योंकि भारत की वायुसेना अपना दमखम हमेशा से दिखाया है और हम अपनी ताकत को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हालात अगर हम बात करें एलएसी पर जिस तरीके से तनावपूर्ण बने हुए हैं और जिस तरीके से चीन ने अपनी ताकत को बढ़ाया है और भारत भी अपनी ताकत को दोगुना कर रहा है, क्योंकि ऐसे समय में राफेल का आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नवदीप, जब हालात तनावपूर्ण हो। देखिए बिल्कुल, और ऐसे समय में जरूरी भी था और हमें अपनी वायुसेना को मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन लगातार जिस तरीके से चुनौती दे रहा है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी वहां की जो एजेंसी ISI और वो लगातार अब सिख संगठनों को भी साथ मिलकर भारत के अंदर कई बड़े हमले करने की जो है वो साजिशें रच रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हर तरफ से जो तैयारी है वो पुख्ता होनी चाहिए। राफेल को लेकर हमने देखा कि लगातार 4 साल इस पूरे सौदे को लेकर जो विपक्ष की अटकलें रही, सौदेबाजी को लेकर, रेट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन आखिरकार ये सौदा जो है वो मोदी सरकार के दौरान कंप्लीट हो पाया और हमारे पास 5 विमानों की जो आपूर्ति हो पाई है। 5 और विमान जो है दसाल्ट कंपनी की तरफ से भारत को सौंप दिए गए, लेकिन अभी वो फ्रांस के अंदर है और हमारे जो पायलट हैं वो फ्रांस के अंदर अभी उसका जो है जो शुरुआती प्रशिक्षण है वो ले रहे हैं हर्ष। तो वही कारण है कि अक्टूबर के अंदर उन विमानों की आपूर्ति भी भारत को हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार चुनौती सीमाओं पर लगातार बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि बात करें अगर फ्रांस के रक्षा मंत्री की तो वो राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं ममता, ये तस्वीर सीधे लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि भव्य कार्यक्रम रखा गया है। और बात करें जिस तरीके से नवदीप जानकारी दे रहे थे, एक सलामी भी दी जाएगी और राफेल का जिस तरीके से वायुसेना में वो शामिल होगा, क्योंकि स्वागत की तैयारियां पूरी तरीके से की जा चुकी है। और आप सीधे तस्वीर देखिएगा जब फ्रांस की रक्षा मंत्री पहुंच गई हैं और ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब फ्रांस की रक्षा मंत्री पहुंची हैं और अब उनका स्वागत किया जाएगा। ममता बिल्कुल, तो आज भव्य कार्यक्रम, आज भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। राफेल विमान आज औपचारिक रूप से भारतीय सेना को मिल जाएगा। दिल्ली के
दिल्ली से अंबाला जाएंगी रक्षा मंत्री। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली वो पहुंच चुकी हैं और दिल्ली से अब अंबाला एयरबेस पे जाएंगी, जहां से आज भव्य कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी, उसकी मेजबानी करेंगी। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद द्विपक्षीय बैठक भी दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली है। तो काफी कुछ आज होने वाला है और जिस तरीके से आज भारत की एक बार फिर से ताकत बढ़ेगी, आज जो भव्य कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री फिलहाल दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तो ये द्विपक्षीय जो बैठक है ममता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसे समय में जब LAC पर हालात तनावपूर्ण हो। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत ने जिस तरीके से रक्षा सौदा किया, अब जब वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है और भव्य कार्यक्रम होगा। लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब फ्रांस की रक्षा मंत्री राजधानी दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली से वो अंबाला जाएंगी, जिसकी सीधी तस्वीर जानकारी के साथ साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं। और कुछ ही देर में जो भव्य कार्यक्रम होगा उसकी लाइव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना में आज शामिल होंगे राफेल विमान, क्योंकि फ्रांस की रक्षा मंत्री भी राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और भव्य कार्यक्रम रखा गया है और अंबाला जा रही हैं रक्षा मंत्री। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब रक्षा मंत्री फ्रांस की पहुंची थी राजधानी दिल्ली। अब अंबाला एयरबेस की तरफ वो बढ़ रही हैं, वहां पर जाएंगी, द्विपक्षीय बैठक होगी और बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली होगी ममता। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा देते हैं, क्योंकि राफेल की जहां तक हम बात करते हैं तो आज भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलने वाली है और समारोह इसके लिए रखा गया। फ्रांस से लाए गए 5 लड़ाकू विमान राफेल आज एयरफोर्स को औपचारिक रूप से सौंप दिए जाएंगे ममता। बिल्कुल, अंबाला एयरबेस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आज भारत को एक बड़ी ताकत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी समारोह में शिरकत कर रही हैं और वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। यहां से वो अंबाला एयरबेस जाएंगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:15 पर होगी। और आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS विपिन रावत और भारतीय वायुसेना के चीफ RKS भदौरिया भी पहुंचेंगे, जिसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यह भव्य समारोह होगा और साथ ही साथ इसके 5 मिनट बाद यानी 10:20 पर पूजा भी की जाएगी और 10:30 पर फ्लाई पास्ट शुरू होगा ममता। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम जिस तरीके से होगा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसके बाद वक्ता बोलेंगे और राफेल को औपचारिक रूप से दिया जाए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात अगर एस जयशंकर की करें, क्योंकि एस जयशंकर रूस के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात एस जयशंकर की हुई है। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर बातचीत हुई है और खबर यह भी है कि चीन से भी बातचीत, यानी चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ममता, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। इशफाक, जानकारी दीजिएगा कि रूस के दौरे पर एस जयशंकर हैं और आज ये जानकारी मिल रही है कि चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है इशफाक? बिल्कुल हर्ष, अगर आज के दिन को देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी नज़रें जो है वो आज के दिन पर लगी हुई है। जिस तरीके का तनाव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर LOC और LAC दोनों जगहों पर बना हुआ है, टू वॉर फ्रंट पर जो तनाव देखने को मिला और स्पेशली जो अपर हैंड इस वक्त चाइना ने एक वॉरफेयर के अंदर बनाया है, उसका अगर हम देखें तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आज के दिन के से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही है टेंशन को डिफ्यूज़ करने की, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी जो है वो उसमें नहीं मिली है। लेकिन आज विदेश मंत्री जो SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वक्त मॉस्को के अंदर, और कल से लगातार हमने देखा कि साइड लाइंस पर वो बहुत सारे लीडर्स से मिले हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कुछ साइन डॉक्यूमेंट्स भी साइन हुए हैं। लेकिन आज लंच पर जो अभी आधिकारिक तौर पर कहा गया है वो ये है कि लंच के टाइम पर दोनों लीडर जो है वो मिलेंगे और लंच जो है वो होस्ट किया है ऋषि मॉस्को के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, यानी 3 लोग वहां पर होंगे जब ये बातचीत होगी। और उस बातचीत के अंदर सिर्फ पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होगा वो लद्दाख होगा, LAC होगा, किस तरीके से वहां पर तनाव जो है वो बना है उसको कैसे ख़त्म किया जाए और इस वक्त दोनों मुल्कों को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही क्लियर किया गया था कि उन्होंने बिल्कुल भी कोई पहल नहीं की और पहल जो की है वो चीन की तरफ से हुई है, चाहे फिंगर 4 वाला मामला हो, गलवान वाला मामला हो, पैंगोंग TSO वाला मामला हो, दिप्सांग का मामला हो, या और जो सरहद के पास इलाके हैं जिस तरीके का तनाव वहाँ पर बना हुआ, लगातार जिस तरीके से चाइना के फोर्सेज
PLA की तरफ से या चाइना का जो एयरफोर्स है उनकी तरफ से जिस तरीके से ड्रिल्स चलाई जा रही है, मिलिट्री ड्रिल्स जो हो रही हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि किस तरीके के विनाश की ओर वो जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है वो जयशंकर इस बात पर उम्मीद लगाए हुए हैं कि बातचीत के जरिए से इस मसले का हल निकल सकता है। और तकरीबन 2 बजे का समय होगा जब दोनों लीडर मिलेंगे, बैठेंगे। कब तक वो बातचीत और आगे बढ़ेगी उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि 10 मिनट के लिए है, आधे घंटे के लिए है, लेकिन टॉप ऑफ द एजेंडा जो है वो लद्दाख है। इशफाक, अगर कल की बात करें, कल रूस के विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है, कल क्या कुछ बातचीत के बाद सामने आ पाया है? देखिए, रूस के साथ जो संबंध भारत के हैं वो काफ़ी मजबूत संबंध है और बहुत पुराने संबंध है, और उन संबंधों को किस तरीके से हम और आगे बढ़ाएं इस पर एक चर्चा हुई है। दूसरा, जो डिफेंस के मामले पर जिस तरीके से लगातार हम कुछ हथियार वहाँ से ख़रीद रहे हैं, उसमें और ज़्यादा जल्दी किस तरीके से की जाए उस पर भी चर्चा हुई। और साउथ एशिया के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, इसमें रूस और भारत किस तरीके से अपना योगदान देंगे, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्योंकि अफगानिस्तान से देखा जा रहा है कि अब यूएस ट्रूप जो है वो वापस जा रही है, और कल डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इसका इशारा जो है वो दिया है। वहां पर जो सिचुएशन बन रही है और फिर पाकिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन कल रहा है। और कल दोनों विदेश मंत्रियों ने इस बात को साफ किया है कि विश्व भर के अंदर अमन के लिए जो कुछ भी बड़ा फैसला लेना होगा वो लिया जाएगा। और शायद यही ये बातचीत का ही नतीजा था कि जो बात बाहर आई अनऑफिशियली, जो मॉस्को से बाहर बात आई कि मॉस्को पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा, ये इसी वार्ता और इसी बातचीत का एक बहुत बड़ा असर था जो कल डिसीजन देखने को मिला है अभी तक। बिल्कुल इशफाक, और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि इस बैठक में तमाम देशों के विदेश मंत्री होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लंच रखा गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ चीन के विदेश मंत्री होंगे, एस जयशंकर होंगे। और बात करें अगर रूस के, तो रूस भी उसमें होगा। रूस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि समय समय पर अगर हम इतिहास को देखते हैं तो रूस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चीन और भारत के बीच निभाई है पहले भी। और क्या उम्मीद लगती है, क्या ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर ऑफिशियली आप देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज जो है वो दे दिया गया था कि कोई भी मध्यस्थता नहीं कर रहा है चीन, क्यों रूस, क्योंकि अगर मध्यस्थता की जरूरत है तो दोनों देशों को कहना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो आएगा। लेकिन ये दोस्ताना माहौल का असर है। इससे पहले भी डोकलाम में हमने देखा कि जब G7 का समिट था तो किस तरीके से उस समिट के बहाने में ही मसला को निपटा गया था। और यही वजह है कि आज चूंकि रूस के अंदर, मॉस्को के अंदर ये फंक्शन होने जा रही है और मॉस्को इस वक्त होस्ट है सभी देशों के लिए, तो ये सीधी सी बात है, वहां के साइडलाइंस पर जब 2 विदेश मंत्री बैठेंगे तो रूस की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें बनती है। क्योंकि हमने पिछले कई दिनों से देखा जो वहां पर एम्बेसी है, चाहे वो चाइना की एम्बेसी हो या भारत की एम्बेसी हो, वो लगातार आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो लगातार आपस में बात कर रहे हैं। और मॉस्को के अंदर जो टॉप फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में मदद करें। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो रूस इस वक्त मेजर प्लेयर है इस साउथ एशिया के, इस खिते के अंदर, इस एरिया के अंदर अमन को लाने के लिए। इशफाक, बातचीत तो चल रही है, बैठक भी चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बातचीत से कोई हल निकाल पाएगा? क्योंकि चीन तो अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आ रहा है। इतनी बातचीतों का दौर चल चुका है, तमाम तरीके से रक्षा मंत्री भी बातचीत कर चुके हैं, आप विदेश मंत्री भी करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आगे किस तरीके से अब ये जो बातचीत होगी वो कौन सी दिशा दिखाएगी? ममता, आपकी बात बिल्कुल सही है। सिचुएशन अगर बॉर्डर पर आप देखेंगे, आईबॉल टू आईबॉल पर फोर्सेज इस वक्त है। और जो नया पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 60 या 70 फीट की दूरी पर चाइनीज ट्रूप्स हैं और कुछ भी वहां पर हो सकता है। लेकिन अगर चाइनीज फियर साइकोसिस को देखेंगे या उनके मास्टर प्लान को आप देखेंगे तो जो विस्तारवादी नीति है वो तो सबके सामने है, लेकिन भारत की से शायद वो ये उम्मीद नहीं कर रहा था। और यही वजह है कि वहां का जो विदेश मंत्रालय है और फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि विंटर शुरू होने से पहले पहले ही इस इशू को एड्रेस किया जाए। लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी लोगों को क्या कहें, कौन सा रास्ता वो होगा कि पुल बैक ट्रूप्स होंगे, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बीच वाला रास्ता जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि जयशंकर की बातचीत के बाद, जो आज विदेश मंत्री की बातचीत होनी है, इसके बाद एक और हाई लेवल बातचीत होगी जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात होगी।
होगी और उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री लेवल पर भी बात होगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को सुबह सवेरे अपडेट करने के लिए। तमाम बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि चीन का जिस तरीके से हरकत हो रही है उसकी जानकारी हमने आपको दे दी, क्योंकि लद्दाख सीमा पर चीन ने फिर हलचल बढ़ा दी है। तमाम जानकारी तिब्बत में कर रहा है फायरिंग का अभ्यास। जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, LAC एरिया में सुनी जा रही है फायरिंग की आवाज, जो सुन सकते हैं, जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जो वीडियो जारी की जा रही है उसमें दिख रहा है कि फायरिंग की जा रही है और युद्धाभ्यास चीन की तरफ से किया जा रहा है। LAC पर और तिब्बत में ये फायरिंग का अभ्यास किया जा रहा है, जो जानकारी हम तक मिल रही है, क्योंकि LAC एरिया में फायरिंग की आवाजें सुनी जा रही हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीन की तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। कि ग्लोबल टाइम को हम जब देखते हैं ममता, तो ग्लोबल टाइम की तरफ से भी लिखा गया है कि चीन की तरफ से LAC पर युद्धाभ्यास का सिलसिला लगातार जारी है। तो भारतीय जवानों पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार चीन की तरफ से की जा रही है। तिब्बत में फायरिंग का अभ्यास किया जा रहा है। आपको बता दें, LAC एरिया में सुनी जा रही है ये फायरिंग की आवाजें। और ये भी जानकारी दे दें कि रेजांग लॉ, रेचन लॉ और हाइट्स भारत की स्थिति मजबूत है। चीन अपने इलाके में हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन चीन को शायद ये नहीं पता है कि भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। और जिस तरीके से लगातार चीन अपनी चालाकियां दिखा रहा है, बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी पूरी तरीके से जवाब देने को तैयार है। इशफाक गौहर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। निशांत राय हमारे साथ जुड़ेंगे। इशफाक गौहर अभी आपको जानकारी दे चुके हैं, एस जयशंकर के तरीके से मुलाकात करेंगे, लेकिन निशांत का रुख करते हैं ममता। निशांत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर युद्धाभ्यास की बात करें तो युद्धाभ्यास लगातार चीन की तरफ से किया जा रहा है और फायरिंग की आवाज भी सुनी जा सकती है। और जब हम ग्लोबल टाइम को देखते हैं तो ग्लोबल टाइम तो सारा आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जबकि भारत तो समझौते संधि का पालन करते आया है, करता रहेगा, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है। लेकिन चीन उकसाना चाहता है और दुनिया में दिखाना चाहता है कि भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। निशान, देखिए हर्ष, इस तरीके के युद्धाभ्यास को तब किया जाता है जब बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा होता है और सामने वाला देश जो दूसरे देश है उसको दिखाता है कि उसके पास कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। चीन भी तिब्बत के जो पठारी इलाके हैं वहां पर कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। चीन वहां पर S-6 विमान का, लड़ाकू विमान का प्रयोग कर रहा है, जो बॉम्बर विमान है, और उससे बमबारी भी कर रहा है। चीन वहां पर फायरिंग भी कर रहा है। चीन वहां पर अपने एयरक्राफ्ट्स को भी उतार रहा है और ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर पर उसकी स्थिति जो है वो भारत से ज्यादा मजबूत है। अगर कल को युद्ध होता है तो चीन काफी मजबूती के साथ वहां पर खड़ा नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ब्लैक टॉप और जो तमाम जगह भारत ने कब्जा किया है, अगर बात करें लद्दाख में, तो उसके बाद से भारत की जो लद्दाख में अगर स्थिति देखें तो काफी मजबूत हो चुकी है। और एक लंबे समय बाद हमने देखा था कि सीमा पे फायरिंग की खबर आई थी। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया था कि चीन की तरफ से फायरिंग की गई थी और 45 साल के बाद जो है ये फायरिंग की गई थी। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव का स्तर हम समझ सकते हैं कि 45 साल बाद फायरिंग की जा रही है। और इस बीच चीन जो है अपनी सेना को लगातार लद्दाख के तमाम इलाकों में बढ़ा रहा है। पेंगोंग तो से जो झील है उसका जो फिंगर 4 एरिया है, चीन ने एक बार फिर उसको क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे सैनिक वहां पर मौजूद थे। जबकि फिंगर 5 तक भारतीय सैनिक वहां पर हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन चीन ने वहां पहले ही अवैध कब्जा किया हुआ है और हम एक फिंगर पीछे हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी नापाक हरकतों को लगातार जो है वो दोहराता चला जा रहा है। तो ऐसे में अभी बॉर्डर पर काफी तनाव है और जिसका प्रमुख वजह यही है ब्लैक टॉप पर हमारा कब्जा करना या अन्य जगह हमने जो कब्जा किया है उससे चीन पूरी तरीके से तलमिलाया हुआ है। दरअसल भारत ने कभी भी विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं किया, लेकिन अपनी रक्षा के लिए ये मजबूरन हमारी सेना को एक कदम उठाना पड़ा। और हम जिस जिस क्षेत्र में बैठे हैं हमारे गन पॉइंट पर सीधे तौर पर चीनी सैनिक और उनके जो तमाम बेस हैं वो है और भारत को केवल एक इशारे की जरूरत है। वो तो हमारी जगह थी ना, जो हमने कब्जा की है वो तो हमारी जगह थी, क्योंकि चीन उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। हम तो अपनी जगह पे बैठे हैं, क्योंकि चीन विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, भारत ने कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। और जो ब्लैक टॉप की बात आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो हमारी जमीन थी और हम अपनी सरजमीन पर बैठे हैं, बैठे रहेंगे। निशान, देखिए ब्लैक टॉप हमारी और चीन की विवादित जमीन थी और इससे पहले ना तो चीनी सेना ना
भारतीय सेना वहां पर मौजूद हुआ करती थी। हालांकि चीनी इक्विपमेंट्स वहां पर लगाए गए थे जिसको भारतीय सैनिकों ने उखाड़ फेंका है और सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों ने वहां जाने की एक ही वजह है कि चीन ने जिस तरीके से हमारी भूमि पर कब्जा किया है और वो पीछे नहीं हटे, चीनी क्षेत्र को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा सकता है, उनके बेस को बनाया जाता है। तो भारतीय सेना ने ऐसी ऐसी जगहों को चिन्हित करके अब वहां पर अपने तमाम बेस बनाए हैं कि जरूरत पड़ने पर हम वहां से सीधे तौर पर हमला कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी अपडेट हम तक देने के लिए। क्योंकि ममता, अगर बात करें चीन की, तो चीन लगातार विस्तारवादी नीति अपना रहा है, लेकिन बड़ी खबर एक और बताइएगा ममता। बिल्कुल, बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जेल में पहली रात गुजर चुकी है। आपको जानकारी दे दें, बगल के बैराक में बंद है इंद्राणी मुखर्जी, और ये भी जानकारी दे दें कि ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। उनकी जमानत याचिका में मुंबई की विशेष अदालत में आज सुनवाई की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और पहले दिन वो एनसीबी के ही दफ्तर पर रही थी, क्योंकि देर शाम को ये फैसला आया था और देर शाम के बाद मुंबई की जेल में ये एंट्री नहीं की जाती है कैदियों की। और आपको बता दें कि कल उसके बाद उन्हें जेल शिफ्ट किया था, जहां पहली रात रिया चक्रवर्ती की जेल में गुजरी है। उस जेल का नाम भायखला जेल है, जिसमें अभी रिया चक्रवर्ती रह रही हैं। और बात करें इंद्राणी मुखर्जी की, तो बगल के बैरक में इंद्राणी मुखर्जी हैं। ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है, कल पहली रात कहें तो गुजरी है रिया चक्रवर्ती की जेल के अंदर। और बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती जेल में इस वक्त हैं, क्योंकि बगल के बैरक में आपको बता दें इंद्राणी मुखर्जी हैं। इंद्राणी मुखर्जी वो नाम जो पिछले दिनों काफी सामने आया था ममता, लेकिन बात एक और बड़ी खबर की करेंगे ममता। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है, उस बीच एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत की मुलाकात। कंगना के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर चर्चा की गई है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई है। बीएमसी कमिश्नर ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात। क्योंकि लगातार इस वक्त महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सियासत तो चरम पर है ही, लेकिन बयानबाजी की बात करें तो बयानबाजी अपने चरम पर है। और जिस तरीके से बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़फोड़ की है, हालांकि हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन कंगना का बयान जिस तरीके से सामने आया था, उन्होंने कहा था कि अब जल्दी उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ममता, तमाम जानकारी वो पहुंचाएंगे। अशोक, आज किस तरीके की गहमा गहमी मुंबई के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि कंगना रनौत लगातार बयान दे रही है और बैठक चल रही है, सियासत भी अपने चरम पर है। किस तरीके का दिन आज देखने को मिल सकता है हमारे दर्शकों को? देखिए, सियासत के लिहाज से अगर बात करें तो जिस तरह से कल ये कार्रवाई की गई, कंगना का जो बंगलो है उसको डिमोलिश किया गया, तो उसके बाद में जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उनकी तरफ से एक बयान है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई की गई, फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं थी और किसी भी लिहाज से ये जो इस वक्त जो ये कदम उठाया गया है ये सही नहीं है, जो दिखाता है कि किस तरह से जो उद्धव सरकार और बीएमसी ने ये कदम डिमोलिशन का उठाया। बिल्कुल, उसके बाद में इन्हीं की सहयोगी पार्टियों के बीच में इस तरह के सुर अब सामने आने लगे हैं। तो वही जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पूरे डिमोलिशन के ऊपर ब्रेक लगाया था, उसको लेकर के आज 3 बजे सुनवाई होनी है। जो रिजवान सिद्दीकी कंगना रनौत के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जो हाईकोर्ट मूव किया था, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि 3 बजे आज जो है बीएमसी अपना पक्ष रखेगी कि आखिरकार इतनी क्या इमरजेंसी थी, इतना क्यों आनंद फानंद में इनको डिमोलिश करना पड़ा। क्योंकि देखिए, जिस तरह के आरोप रिजवान सिद्दीकी की तरफ से लगाए गए हैं कि हमने पिटीशन फाइल की थी, हाईकोर्ट से हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात चल रही थी और 10:30 बजे के आसपास ही जो टीम है बीएमसी की पहुंच गई थी और डिमोलिशन का काम शुरू कर दिया था। यानी किसी प्रकार से कोई भी मतलब जवाब नहीं दिया गया, कोई पेपर वर्क नहीं किया गया, उसके बावजूद जो डिमोलिशन किया गया, इसको लेकर के जो रिजवान सिद्दीकी है कोर्ट पहुंचे थे। तो आज 3 बजे के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जिसमें बीएमसी को फटकार लगाई जा सकती है। बिल्कुल अशोक, और आप कल आपने पूरी तरीके से स्थिति को भापा, जिस तरीके से कल महाराष्ट्र की सियासत कहे और उसके बाद जो जनता का सड़कों पर आना कहे और कंगना का समर्थन और कंगना का विरोध करना कहे, उसके बाद जो कंगना का बयान आया, अब जिस तरीके से बयान कंगना ने उसके बाद दिया है, वो काफी जो आप कह सकते हैं कि काफी तेज और तर्रार भाषा में जिस तरीके से जो शब्द का इस्तेमाल कंगना की तरफ से किया गया है, अब क्या लग रहा है, अब आगे उद्धव सरकार
या कहीं कि शिवसेना क्या कदम उठाएगी, क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने तो साफ क्लियर कर दिया है, फूट तो उनकी सरकार में ही नजर आ गई है। कमला की भाषा कब थी और जिस तेवर में दिखाई दी है, किसी का भी घर अगर टूट जाएगा इस तरह से बेवजह से एक छोटे से विवाद को लेकर के, तो आदमी के अंदर गुस्सा रहेगा। लेकिन जिस तरह से कंगना ने कल कह दिया कि उद्धव आज मेरा घर टूटा है, तू क्या सोचता है कि मेरा घर टूट के मुझसे बदला ले लिया, आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। उन्होंने अपने इस भाषा और अपने इस मैसेज के जरिए ये जता दिया है कि किस तरह से जो एक अति कर दी गई है महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से, और बीएमसी ने जिस तरह से बिना कोई नोटिस देकर के, बिना किसी कन्वर्सेशन की, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो रिजवान सिद्दीकी जो कि कंगना के एडवोकेट हैं, लगातार बीएमसी के संपर्क में थे और कहीं ना कहीं पर जो उद्धव सरकार है उनको भी इन्फॉर्म किया जा रहा था कि कम से कम एक बार कंगना आ जाए, उसके बाद में एक कदम उठाया जाए। इसमें सबसे अहम ये था ममता की जिस तरह से डिमोलिशन किया गया है, बिल्कुल जो अवैध निर्माण था उसका डिमोलिशन किया गया होता, न कि सिर्फ अवैध निर्माण के, बल्कि जो घर में सामान पड़ा था, जो सामग्री रखी गई थी, जो फर्नीचर थे, जो बाकी के सामान थे, उनको भी बुरी तरह से डिमोलिश किया गया। और सबसे हैरत तो तब हो गई जब हमने कई जगहों पर उनके घर में 1-1 फीट जमीन में गहरा खड्डा देखा, यानी कि ये किस तरह का डिमोलिशन था, ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। और इसके बाद जिस तरह की भाषा खासतौर से साफ तौर पर यह लग रहा है कि ये कार्रवाई आनन फानन में एक रंजिश के तहत की गई है, क्योंकि अगर क्लियर तरीके से होती तो सारे कागज और कंगना को आने दिया जाता। लेकिन अगर बात करें तो कल जब ये कार्रवाई हुई, कंगना पहुंची, उसके बाद एक मुलाकात हुई है नेताओं के बीच में, उस मुलाकात से कुछ सामने आ पाया हो? देखिए मुलाकात तो लगातार चल रही है। अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरद पवार, संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने बातचीत भी की और उनका डिस्कशन भी हुआ इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन अब ये मामला जो है ये किसी भी प्रकार से बीएमसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला आपसी रंजिश का हो गया, क्योंकि जिस तरह से अब कंगना के बंगले को तोड़ने के बाद में उनके खार वाले घर को भी तोड़ने की बात की जा रही है। और ऐसा लगता है जैसे एक लौटी कंगना ही मुंबई में है जिन्होंने अवैध निर्माण किया है, बाकी लोग जो मुंबई में सारे अशोक, राजनीति में मुलाकात तो बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि राजनीति में अब जिस तरीके से उठापटक दिख रही है, कहीं ना कहीं आगे एक ये तस्वीर बयां कर सकती है जिस तरीके से हमें कंगना रनौत के तेवर दिख रहे हैं और राजनीति देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधी जानकारी आप पहुंचाते रहिएगा और नजर बनाए रखिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर ममता अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे उससे, और बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में जालसाजी कर निकाले गए लाखों रुपए, जो जानकारी मिल रही है अयोध्या फर्जी चेक लगाकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। लखनऊ के 2 बैंकों से निकाली गई है लाखों की रकम। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और ट्रस्ट के खाते से रुपए निकालने के बाद मामले को लेकर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि तीसरी बार रकम निकालने की कोशिश में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को फोन द्वारा सूचना दी गई है, तो ट्रस्ट के खाते से रुपए निकाल जाने के मामले के बाद से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अयोध्या कोतवाली में अज्ञात जालसाज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं सूत्रों से ये जानकारी मिल पा रही है कि जो निकाली गई रकम है वो करीबन 6 लाख रुपए की धनराशि है। और आपको बता दें लखनऊ के 2 बैंक ऐसे हैं जहां से ये लाखों की रकम निकाली गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से लगातार राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में जालसाजी कर निकाले गए लाखों रुपए का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आपको बताएंगे, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है सरकार पर। बेरोजगारी के खिलाफ विपक्ष का मोदी स्टाइल में विरोध हुआ है और आरजेडी को मिला सपा और कांग्रेस का साथ। जिस तरीके से 9 बजे 9 मिनट के लिए कहा गया था और लखनऊ में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश बोले हैं मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ममता, तो जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक और तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा गया कि 9:09 में दीप जलाएं, दिया जलाएं, अपने घर की मोमबत्ती, घर की लाइट बंद करें और अपने आंगन में मोमबत्ती जलाएं। उसके बाद ही ठीक अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया कि जिस तरीके से, जिस तर्ज पर तेजस्वी यादव कहा है उसी तर्ज पर ये भी करें। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मोदी स्टाइल में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से लाइट को बंद करके सड़क पर ये हंगामा आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, लालटेन जलाया गया है। राबड़ी देवी ने लालटेन जलाकर अपना विरोध दर्ज किया है। और तीसरी तस्वीर जहां पर घर के बाहर मोमबत्ती जलाई गई है और अपने घर की लाइटें बंद की गई है। प्रणवीर पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। प्रणवीर, कल
जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, सबने अपने घरों की लाइट बंद कर दी है और मोमबत्ती जलाई गई है। सरकार पर साफ तौर पर हमला, और किस तरीके का नजारा कल आपको देखने को मिला उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपको विधानसभा का चुनाव जो है 2022 का भी चुनाव नजदीक है, वहीं बिहार में भी चुनाव अवसर पर है। तो इससे जो विपक्ष है वो सरकार के किसी भी वादे को लेकर के और सरकार को घेरने का काम करेगी। इसी के तर्ज पर बिहार से जो हमारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तुरंत ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में भी रोजगारी को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार दिलाने को लेकर के हम एक समर्थन कर रहे हैं, युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, और वो लोग 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद करके इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एक तरीका, एक प्रकार से आजमाइश थी, जोर आजमाइश 2022 का ममता, उसमें साफ देखने को मिला कि अखिलेश यादव के आह्वान पर कांग्रेस, आरजेडी, ये सब लोग तो एक साथ में आए, पूरी टीम आई, इनके जो विपक्षी दल है एक साथ हुए, लेकिन जनता का सपोर्ट इनको नहीं मिला। जहां भी देखने को मिला वहां पर इनके ही कार्यकर्ता प्रदर्शन करते आए, इनके ही कार्यकर्ता मोमबत्ती जलाते हुए नजर आए, चाहे 10-90 चौराहा हो, चाहे हजरतगंज चौराहा हो। लेकिन कहीं भी जिस प्रकार से इन्होंने युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कि 2022 में समीकरण चेंज करेंगे, उसका एक छोटा सा टेलर था, उसका एक छोटा सा जोर आजमाइश था कि हमने 2022 के चुनाव में कितनी तैयारी कर ली है। लेकिन जब इसकी हकीकत, रियलिटी हकीकत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिल्कुल कहीं भी, जब मैं भी चारों तरफ देख रहा था, कहीं जो जनता का सपोर्ट है, जिस प्रकार से कोरोना काल में जैसे विपक्ष हंगामा कर रहा है कि ताली और थाली बजाने से कोरोना खत्म नहीं होगा, उस तरीके से जब अखिलेश यादव और विपक्ष पार्टियों ने एक आह्वान किया जनता के लिए और जनता के पक्ष में किया, आपने देखा कि इस पे साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी जब घर की लाइटें बंद कराई और मोमबत्ती जलाया तो वो भी अपनी साइकिल जो है साथ में रखे थे। उसी तरीके से आरजेडी भी लालटेन जलाई। तो ये लेकिन जनता पे जो असर है, ये जनता के लिए युवाओं को लुभाने के लिए इन्होंने जो किया, बोला कि अभी ये ट्रायल किया जा रहा है और वो भी सेम मोदी स्टाइल को ही कॉपी किया जा रहा है। मतलब विपक्ष जो सत्ता में बैठी सरकार है उसी को कॉपी करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें समर्थन नहीं मिला युवाओं का। तो इसको क्या माने कि विपक्ष को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ट्रेलर मिल गया है कि जो कोशिश वो करने जा रहे हैं कि वो नहीं होगा, और जो सत्ता में बैठी सरकार है उसको अब थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा कि युवा विपक्ष का साथ तो नहीं दे रही हैं। देखिए ममता, एक तो साफ तौर पर जान लीजिए कि जो जनता है ये अब नेताओं के किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि आप साफ तौर पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो 2007 में मायावती बसपा को पूर्ण बहुमत मिला, और उसके बाद जब बसपा का शासनकाल समझ में नहीं आया तो जनता ने उसको उखाड़ फेंका और 2012 में पूर्ण बहुमत सपा को दिया, और जब सपा का कार्यकाल समझ में नहीं आया तो 2017 में जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया। अब ये जनता है, आप चाहे रोजगार का मुद्दा कहिए, चाहे बिल्कुल जनता बिजनेस का मुद्दा कहिए, नौकरी का मुद्दा कहिए, अगर आपने सही काम नहीं किया, बेरोजगारी कितनी है ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार अगर हम बात करें तो प्रदर्शनों का सिलसिला चलता रहा है और तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि इसका आह्वान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन नहीं मिला। लेकिन तमाम बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जिस तरीके से बात हम समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं, कांग्रेस की बात भी करेंगे। ममता सोनिया ने अधीर रंजन चौधरी पर भरोसा जताया है, और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दे, पश्चिम बंगाल कांग्रेस की सौंपी गई है कमान अधीर रंजन चौधरी को, और सोमेन मित्रा के निधन के बाद ये खाली हुआ था पद, जिसके बाद अधीर के समर्थन में पिछले दिनों पत्र लिखा गया था, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और सोनिया ने अधीर रंजन पर भरोसा जताया है। ममता, तो सोनिया ने अधीर रंजन पर भरोसा जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा का 30 जुलाई को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ था। सोमेन से पहले अधीर रंजन चौधरी ही बंगाल प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनात थे। और आपको यह भी बता दें, लगभग 1.5 महीने के इंतजार के बाद कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति का मुख्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार हम आपको दे रहे हैं। अधीर के समर्थन में पिछले दिनों पत्र लिखा गया था, जिसके बाद सोनिया ने अधीर रंजन पर भरोसा जताया है। अब जिस तरीके से कमान सौंपी गई है, खैर ये तो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरीके का माहौल कांग्रेस बना पाती है, क्योंकि सोमेन मित्रा के निधन के बाद ये पद खाली था, जिसके बाद अधीर के समर्थन में पत्र लिखा गया और अधीर को ये पद सौंप दिया गया है फिलहाल, क्योंकि सोनिया ज्यादा भरोसा अधीर रंजन चौधरी पर
जता रही हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता में माने जाते हैं और एक्टिव नेता माने जाते हैं, जिस पर सोनिया गांधी ने भरोसा जताया है। और तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अधीर के समर्थन में पत्र लिखा गया था पिछले दिनों, जिसके बाद सोनिया ने अधीर रंजन पर भरोसा जताया और अब पद पर नियुक्ति अधीर रंजन की हो गई है। ममता, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि सोमेन मित्रा के निधन के पद के जिस तरीके से उनका निधन हो गया था, ये पद खाली पड़ा था और पद पर इस वक्त अधीर को एक तरीके से नियुक्ति कर दी गई है। और अधीर रंजन पर ज्यादा भरोसा कांग्रेस इसलिए भी जता रही है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी काफी एक्टिव रहते हैं। जिस तरीके से बयानबाजी उनकी होती है या फिर संसद के अंदर जिस तरीके से उनका वक्तव्य रहता है, उस पर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी भरोसा जताती हैं। और बैठक भी पिछले दिनों हुई थी, जिसके बाद बैठक में तमाम तरह की बातें तो हुई, लेकिन जिस तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान अब सौंप दी गई है और सोमेन मित्रा का निधन हो गया था, जिसके बाद ये पद खाली पड़ा था और उसके बाद ये कमान सौंप दी गई, क्योंकि पत्र लिखा गया था अधीर रंजन के समर्थन में। इसकी जानकारी हम आप तक लगातार दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुबह सवेरे। अब बात एक और बड़ी खबर की करेंगे ममता, कोरोना के कहर की। बिल्कुल, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़े इस कदर बढ़ रहे हैं कि लोगों के लिए अब सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना के मामले 2 लाख के पार हो चुके हैं, एक बड़ा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में अगर बात करें 2623 लोगों को का इलाज चल रहा है और अब तक मौत की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। 2 लाख के पार दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है। 24 घंटे में 4000 से अधिक केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो बेहद भयानक तस्वीर और सावधान रहने के लिए एक तौर पर ये घंटी है कि अब आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। आखिर क्या कुछ राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर किया जा रहा है, प्रणय जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कोरोना की बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली में 2 लाख के ऊपर मामले पहुंच गए हैं और जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि जो बेकाबू रफ्तार राजधानी दिल्ली में हो रही है कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में और भी मामले बढ़ सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास, प्रणय? बिल्कुल, देखिए हर्ष, करीब 2.5 महीने के बाद ये चीजें सामने देखने को मिल रही हैं कि जो कोरोना के मामले हैं उसमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और अब तक का जो रिकॉर्ड है दिल्ली का वो भी टूटा है और 4000 से ज्यादा जो मामले थे वो कल दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण को लेकर। ये एक बड़ा चिंता का विषय न सिर्फ राजधानी वासियों के लिए, पार्टी की सरकार के लिए भी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल भी अपनी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया है कि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और मौजूदा समय को देखते हुए आम जनता को एहतियात बरतनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बात कही है कि हालात पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया है, कोशिश इस बात की है कि कम से कम मौतें हों, क्योंकि अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो वो काफी बेहतर है। राजधानी दिल्ली का लोग काफी ठीक भी हो चुके हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो 85% से ज्यादा जो रिकवरी रेट है दिल्ली का वो अब तक बना हुआ है। तो ऐसे में कोशिश इस बात की है सरकार की कि जो कोरोना संक्रमण होने के बाद लोगों की मृत्यु हो रही है उस मृत्यु दर में किसी तरह से उसे रोका जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। साथ ही में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी जो है राजधानी के अंदर है वो करीब 1000 से ज्यादा हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी अगर जो संक्रमण है उसमें कमी नहीं आती तो कंटेनमेंट जोन बढ़ भी सकते हैं। इस बात का भी जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। सरकार ने एक और कदम ये भी उठाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अब जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम कल की बात करें तो बड़ी संख्या में जो लोगों के टेस्ट किए थे वो हुए थे और सरकार की कोशिश ये है कि आने वाले 2 महीने में
टेस्ट के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा सके, साथ ही में जो लोग असिम्टोमेटिक हैं उनका भी टेस्ट किया जा सके, जिन्हें जरा सी भी परेशानी लग रही है उन्हें भी टेस्ट करके सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वो कोरोना संक्रमित तो नहीं है। इसके अलावा बाकायदा टीम्स बनाई गई हैं जो बाजारों में मौजूद हैं, जो इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ रही हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरा पालन हो रहा हो, मास्क पहना हुआ हो और किसी भी हाल में जो लोग वहां पर थूक ना रहे हो, वहां पर वो सभी नियमों का पालन कर रहे हो। तो इनको लेके टीम्स बनाई गई हैं जो बाकायदा सुनिश्चित कर रही हैं और लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। तो कोशिश इसी बात की है कि नियमों का पालन हो सके। 2 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं, ये एक चिंता का विषय राजधानी वासियों के लिए और केजरीवाल सरकार के लिए जरूर बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए। लेकिन ममता, एक और बड़ी खबर क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ी हुई है जिसकी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बात अगर युवराज सिंह की करें ममता, तो युवराज सिंह ने जिस तरीके से संन्यास लिया था, अब वापसी का ऐलान किया है और जानकारी जो इस वक्त मिल रही है, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को एक पत्र भी लिखा गया है जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। युवराज सिंह ने संन्यास से वापसी का फैसला किया है। ममता, तो युवराज ने पिछले साल जून में सभी प्रयासों से संन्यास लिया था, लेकिन अब वो एक बार फिर से वापसी कर रही हैं। ये बड़ी जानकारी। तो लगातार बड़ी जानकारी, बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं इस खबर के बाद। जिस तरीके से जानकारी हमने आपको दे दी है, क्योंकि अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दीजिएगा ममता। बिल्कुल, अब आपको एक रिपोर्ट बताते हैं जहां पर एक शिक्षक की तरफ से ना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के बल्कि अपने बलबूते पर वो अपने जो लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो इस वक्त कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें रोजगार दे रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षक यानी गुरु, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। डॉक्टर हरीश सिंह दफौटी ने भी कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है। डॉक्टर हरीश सिंह दफौटी पेशे से एक कला शिक्षक हैं, जो चीड़ के पेड़ से निकले बगीट से सुंदर कलाकृति बनाकर विद्यार्थियों को इसका हुनर सिखा रही हैं। और अब वो इस कला के जरिए कोरोना काल में भी घर लौटे प्रवासी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गई हैं। कलांजलि एक ऐसी मुहिम है जो रायका सलानी के क्राफ्ट रूम से शुरू हुई है। दरअसल मैं जीआईसी सलानी में कला अध्यापक हूँ। वहाँ एक बहुत दुर्गम क्षेत्र है जो, लेकिन वहाँ के लोकल कला के लिए वो बहुत फेमस है। वहाँ रिंगाल का काम बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ से ये मुहिम शुरू हुई है। हम लोग के MHRD का एक कार्यक्रम होता है कला उत्सव, जो कि 2015 से शुरू हुआ। उसमें हमने प्रतिभाग किया और हमने हर बार जिला का प्रतिनिधित्व किया है और एक बार राज्य का प्रतिनिधित्व भोपाल में भी किया है। तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता रहा। हमने क्राफ्ट का बहुत सारा काम वहाँ किया। एक शिक्षक केवल सफल होना नहीं बल्कि असफलता से भी रास्ता निकाल लेना सिखाता है। डॉक्टर हरीश सिंह दफौटी ने भी अपने छात्र रहे प्रमोद शिवाशीष के लिए कुछ ऐसा ही किया है। गरीबी के कारण प्रमोद रोजगार के लिए दिल्ली चला गया था, लेकिन वो वहाँ पर बीमार हो गया, जिसके बाद डॉक्टर हरीश ने उसे वापस घर बुला लिया और उसको अपनी कला से रोजगार दिया। प्रयास मैंने अपनी ओर से शुरू किया है। दरअसल मेरा एक छात्र था प्रमोद शिवाशीष। ये पढ़ाई के बाद 12वीं की पढ़ाई के बाद दिल्ली चले गया था क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो उसके बाद ये वहाँ बीमार भी हो गया, बहुत संघर्ष किया उसने। तो मुझे कॉल किया था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, दिल्ली जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा बदली नहीं है, मैं घर भी पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ। तो उस चीज़ ने मुझे स्ट्राइक किया कि शिक्षा का मकसद केवल ज्ञान प्राप्त करना या सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि शिक्षा ऐसी हो जो जीवन में आपके उपयोग भी आ सके। आप शिक्षा के बदौलत कम से कम सम्मान और आर्थिक स्थिति से अपने आप को मजबूत कर पाए। तो इसी सोच से मैंने कलांजलि की एक मुहिम को पुनः शुरू किया। उसको विद्यालय क्राफ्ट रूम से मैं बाहर लाया हूँ और अपने घर के
प्रांगण पे मैंने एक रूम विकसित किया है जहाँ ये लोग प्रमोद जैसे कई छात्र सीख सकते हैं। मैं दिल्ली में जॉब करता था, तो मेरी आर्थिक स्थिति घर की काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो वहाँ मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो मुझे 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी, तो उससे मेरा खर्चा नहीं चल पाता था। और मैंने 1-1.5 साल मेहनत की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैं बीमार पड़ गया था वहाँ, तो मैं काफ़ी संकट में आ गया था। तो मैंने सर को फ़ोन किया अपने, तो सर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया और मुझे ये कलांजय से जोड़ के कई सारी चीज़ें सीखने को दी, और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। डॉक्टर हरीश सिंह दफोटी ने अपने घर के बरामदे को बंद कर निजी खर्चे से कलांजय वर्कशॉप और सेलिंग सेंटर शुरू किया है। डॉक्टर दफोटी बताते हैं कि उनके पास बद्रीनाथ, केदारनाथ, बागनाथ मंदिर की प्रतिकृति की ऑनलाइन मांग आती है। यहाँ बागनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर और अन्य जो धाम उत्तराखंड में प्रचलित है उनकी प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं बगेट से। रिंगाल के बहुत सारे हस्तशिल्प यहाँ बनाए जाते हैं, सजावटी सामान यहाँ बनाए जाते हैं, घड़ियाँ बनाई जाती हैं। और हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि बगेट से हम बगेट और रिंगाल से पेंटिंग बना रहे हैं, जो कि एक अभिनव प्रयोग है और यहाँ के लोगों के लिए और भारत के अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छा देखने योग्य शिल्प रहे। कलांजय एक आत्मनिर्भर बनने की मुहिम है और प्रमोद का कहना है कि अगर उन्हें जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला तो ये कला यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का प्रमुख जरिया बन सकता है। मुझे अभी किसी भी प्रकार का कोई सरकार ने अभी सपोर्ट नहीं किया है और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे अभी जो भी सपोर्ट मिल रहा है तो मेरे गुरुजी डॉक्टर हरीश दफोटी जी से मिल रहा है और वही मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी मुझे सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि जो मेरे बेरोजगार भाई अपने गांव छोड़ के पलायन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को हमें सपोर्ट करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की बात तो प्रधानमंत्री की तरफ से कह दी गई है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा। अगर सरकार साथ देती है तो आने वाले समय में प्रमोद जैसे कई जरूरतमंद छात्र आत्मनिर्भर की ओर बड़ा कदम उठा सकते हैं। बागेश्वर से JK 24/7 न्यूज के लिए हरीश सिंह, नगरकोटी की रिपोर्ट। ममता बात गुजरात की एक IT कंपनी की करते हैं, क्योंकि इमोजी बनाई गई हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ऐप का नाम रखा गया है नमोजी। किस तरीके की इमोजी बनाई गई हैं और क्या कुछ IT कंपनी गुजरात की कर रही है जो आकर्षण का केंद्र एक तरीके से बनी हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिएगा। स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में हर बात को डिजिटल रूप से बयां किया जा रहा है। अब लोग एक क्लिक से बैठे बैठे रिएक्ट करने में लगे हैं। टेक्नोलॉजी ने इमोजीज के इस्तेमाल को काफी बढ़ाया है। चाहे आप मैसेज टाइप कर रहे हो या सोशल मीडिया पर एक्टिव हो,